कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से क्या संकेत निकाला जाए। शुरुआत में करूं एक बार फिर से अजय श्रीवास्तव साहब आपसे, जो कि जीटीआरआई के फाउंडर हैं। मैंने देखी कि आपने एक रिपोर्ट तैयार किया है, बड़ा क्विक रिपोर्ट है लेकिन बहुत ही गहरी रिपोर्ट है, अच्छा रिसर्च करके आपने निकाला है। उसके बाद आपने लास्ट पेज मैंने देखा तो वहाँ पे आपने 6 पॉइंट बताए हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आने वाले दिनों में हमें नज़र रखनी चाहिए। हमारे दर्शकों को बताइए वो 6 मुद्दे क्या हैं जिस पर आपकी नज़रें टिकी रहेंगी। देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट में 100 से अधिक चीज़ों के बारे में बात है प्रमोट करने के लिए। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एफटीए करेंगे जल्दी। तो एफटीए तो बहुत सालों से हो रहा है, हमें एक टाइमलाइन करके उसको पुश करना पड़ेगा। नंबर 2 जो है, जो रूपी रूबल ट्रेड है, ये बात करनी, लोकल करेंसी ट्रेडिंग हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, बट समहाउ हो नहीं पाती। इसीलिए आज भी रशिया से हमारा ट्रेड जो 80% है करीब दिरहम में सेटल होता है, 5-6% युआन में होता है, बाकी रुपीज से होता है। रूपी रूबल ट्रेड इज बेसिकली लोकल करेंसी ट्रेड। हमको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम्स स्टेब्लिश करने पड़ेंगे। आज सिस्टम्स नहीं है, अगर वो स्टेब्लिश नहीं होंगे तो फिर हमको ऐसी दूसरी करेंसी को बीच में लाना पड़ेगा। इसकी अगली बात है कि जो हमने न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात की है, कैपेसिटी 100 गीगावाट की करेंगे, तो एक उसके लिए साइट फाइनलाइजेशन कर लें, प्रोजेक्ट किसको देना है वो बात कर लें। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की, मेक इन इंडिया की बात की, तो भाई उसमें भी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए किस कंपनी को देना है, वो 1-2 महीने में काम करके खत्म करिए। और फाइनली अगले साल जो है इंडिया चेयर है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में यूएस का काफी ऑब्जेक्शन है ब्रिक्स के एजेंडा पर, लाइक डी डॉलराइजेशन और ये सब चीजें और भी चीजें हैं। तो एक रशिया के साथ मिलकर हमारा ज्वाइंट एजेंडा सपोर्टेड बाय रशिया क्या होना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि हमको अगले 2 महीने में कर लेना चाहिए। और फाइनल जो है, जैसे कि मैंने कहा कि हमें काफी हाई पोटेंशियल है काफी चीजों में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उनमें प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एक्सपर्ट से बात करके उसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वो काफी डीप और टाइम टेकिंग काम है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे हम ध्यान रखें, टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं, तभी ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो हमारे फेवर में होगा। अजय सर, आपने तो काफ़ी दिन तक उद्योग मंत्रालय में आपने काम भी किया हुआ है और ऐसे ट्रेड नेगोशिएशन के हिस्से भी रहे हैं, और प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करने में आपने काफ़ी मशक्क़त की थी उस ज़माने में कि कहाँ किस देश में कहाँ पोटेंशियल है। तो रशिया के साथ कभी इस तरह के ट्रेड बढ़ाने को लेकर कभी काम करने का मौका मिला, या फिर मैं ये पूछूं कि आपके हिसाब से अभी पोटेंशियल कहाँ दिख रहा है, कौन से प्रोडक्ट हैं जहाँ पर हम रास्ता खुलते ही वहाँ के बाज़ार में हावी हो सकते हैं? ये जो है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है फर्स्ट लेवल की। उसमें ये होता है वो प्रोडक्ट जो हम अमेरिका, जापान, यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कॉम्पिटिटिव हैं ग्लोबली। दूसरा, चाइना वो प्रोडक्ट जो है, जो कॉमन प्रोडक्ट चाइना जो जो रशिया भी इंपोर्ट कर रहा है दुनिया से, लेकिन हमसे नहीं कर रहा है। और फिर हमने एक कट ऑफ ले लिया कि $500 मिलियन के ऊपर होना चाहिए इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट और रशिया ग्लोबल इंपोर्ट। और इंडिया का जो शेयर है रशियन इंपोर्ट में लेस देन 5% है। तो इसके बेसिस पर एक हमने लिस्ट निकाली, और उस लिस्ट में एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, आपको रशिया जो है कई $बिलियन वर्थ ऑफ गारमेंट इंपोर्ट करता है, इंडिया से केवल $19 मिलियन करता है। और गारमेंट पे हम पूरी दुनिया को करते हैं, यूरोप को करते हैं, जापान को करते हैं, अमेरिका को करते हैं, रशिया को क्यों नहीं करते हैं? तो चाइना फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जब डेवलप्ड कंट्री को कर रहे हैं, इसका मतलब है वी आर कॉम्पिटिटिव। हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या कुछ अटक रहा है नॉन टैरिफ बैरियर के लिए, कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो जो एक्सरसाइज है वो प्रोडक्ट लेवल पर ही होगी, उसी लेवल पर हमें करनी है। बिल्कुल। अनिल त्रिगुणायत साहब, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने कहा अजय श्रीवास्तव सर ने, उसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत की जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुझे लगता है कि जब आप होंगे सर्विस में उस टाइम से इसकी बातचीत शुरू हो गई होगी, लेकिन अभी तक मटेरियलाइज हुआ नहीं। अब हो जाएगा, इस बात की संभावना कितनी आपको दिखती है? देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये करीब 10 साल से अधिक पहले से नेगोशिएशन हो रहे थे, ऑफ एंड ऑन हो रहे थे। और रशिया के अलावा उसमें 5 कंट्रीज और हैं, तो किर्गिस्तान, अजरबैजान और भी कंट्रीज हैं। तो हमारी भी हाई प्रायोरिटी में था नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम इंपोर्ट है वो ऑयल का है, हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट अधिक है, तो प्रायोरिटी में था नहीं। अभी प्रायोरिटी में आया तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत अधिक ना बढ़ जाए। तो मुझे नहीं, अनिल मैं बहुत त्रिगुणायत साहब, इंथुसियास्टिक नहीं हूँ एफटीए हाँ कंक्लूड होने के लिए, बिल्कुल, लेकिन एक हाँ सेफगार्ड के साथ में और हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट के साथ में कुछ कॉम्बो बनाकर कुछ किया जा सकता है। हाँ
किया जा सकता है। अनिल त्रिगुणाथ साहब, ये दरअसल अजय श्रीवास्तव जी ने कई बार ये कहा भी है कि जहां जहां हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं वहां नुकसान में ही होते हैं, इंपोर्ट ही बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है। मैं आपसे सवाल फिर से दोहराऊं, जब आप सर्विस में रहे होंगे तब एफटीए की बातचीत उस टाइम चलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन अभी तक हम नहीं कर पाए। कहां ऑब्स्टेकल्स था और अब जो दूर होता दिख रहा है? अनिल त्रिगुणाथ साहब। देखिए, जहां तक बात है कि काफी ये बड़ी, इसमें काफी सारी चीजें हैं। एक्चुअली जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस वक्त हमारे जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने काफी सब स्टैंडर्ड माल वहां सप्लाई करना शुरू कर दिया। और रशियन मार्केट जो है वो जनरली ऐसा है कि बड़ा क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट है, तो वहां पे हर एक आदमी चीप चीजों को नहीं देखता। इवन अगर मेड भी आपके घर में होती थी तो वो भी वेट करेगी पूरा $300 लाने की, तब जाके खरीदेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है उसमें भारतीय कुछ काफी कंपनीज ने मार्केट को खराब कर दिया। आप सोचिए, हम चाय सबसे ज्यादा वहां पे एक्सपोर्ट करते थे, उसके बाद श्रीलंका बन गया 3 मेजर एक्सपोर्टर, और भारतीय चाय उसके बाद में 3 स्लोडा करके बोलते थे, 3 एलिफेंट टी। तो वी गेव अवे दैट मार्केट। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा एक्विट नहीं किया। लेकिन मैं श्रीवास्तव साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो उन्होंने बताया कि किस तरह करना चाहिए, हमको जितना जल्दी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देखें, अगर अब जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी के बारे में हो, फूड सिक्योरिटी के बारे में हो, कनेक्टिविटी के बारे में हो, फार्मास्यूटिकल के बारे में हो, हेल्थ केयर के बारे में, ये सारे जो हैं आर एड्रेसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जो बिटवीन दो कंट्री के बीच में है, उसको करने के लिए है। मैं आपको बताऊं, मैं 2 महीने पहले अक्टूबर में सोची में गया था वल्दाई के फोरम के लिए। वहां प्रेसिडेंट पुतिन जो बोलते हैं आके, उन्होंने खुद ये बात कही कि मैंने ऑर्डर किया है अपने लोगों को कि भारत से कैसे किसी भी हालत में हमें इंपोर्ट को बढ़ाना है। तो ये हमारी तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से भी एक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर ट्रेड जो है डेफिसिट भारत के खिलाफ रहेगा तो सस्टेनेबिलिटी की समस्या आ सकती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज्यादा है। दूसरा बात जो है ईएयू का के साथ जो एफटीए की बात हो रही है, उसमें नेचुरली है कि हम सब तरह से एफटीए करते रहे पहले साइन, लेकिन एफटीए मैं बताऊं आपको, और एम्बेसडर सीकरी इज हियर आल्सो, एक जमाने में ये डिलीवरेबल माना जाता था कि भाई हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया कंट्री के साथ, एग्रीमेंट साइन हो गया। आज की डेट में जब हमने देखा है, असेसमेंट किया, तो पिछले आपको याद होगा कि 10 साल तक हमने कोई एफटीए नहीं साइन किया किसी के साथ, रिव्यू कर रहे थे सारों को। प्लस नेचर ऑफ ट्रेड हैज चेंज, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके अंदर में आपका और बहुत सारी चीजें आ गई, इन्वेस्टमेंट्स आ गया है, सर्विसेज सेक्टर आ गया, तो उसको होलिस्टिक बनाना है। अब देखिए, हमने यूएई के साथ में 88 दिन में 2800 पेज का इतना बड़ा डॉक्यूमेंट साइन किया है, जिसके अंदर आज भी फायदा आपको दोनों तरफ से हो रहा है। वो हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा जो एफटीए हमने आसियान वाला है उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी यूके के साथ साइन किया है हमने, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, अभी चिली और पेरू के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स को इंक्लूड करके कर रहे हैं। तो अब जो है वो कई सारे अप्रोच है। कई सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं, दर्जन भर कंट्री है जहां से एफटीए नेगोशिएशन बातचीत चल रही है, अब साइन होने के कगार पे कुछ एक आगे पीछे चल रहा है। वीणा सिकरी मैम, ये एफटीए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा दोनों देशों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए? ये तो एक तरीका है, इट्स अ मीडियम, इट्स नॉट द एंड ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव इज कि भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रूस को बढ़नी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू गेट एक्सेस। जो रशियन मार्केट है, जैसे अनिल जी ने कहा, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मार्केट, और वो बहुत सारी चीजें अन्य देशों से इंपोर्ट कर रहा है। भारत से हमारे देश की चीजें उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, टेक्सटाइल्स हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, सी फूड एक्सपोर्ट्स हो। और प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कहा है कि जो आपके गुड्स अमेरिका नहीं जा रहे, आप हमें भेज दीजिए, हम लेंगे। सो इट इज, हमारे जो बिजनेसमैन है, एक्सपोर्टर्स हैं, दे हैव टू बी एक्टिव इन दिस, प्रोएक्टिव इन दिस। एक्चुअली पिछले जब से रूस टूटा है, सोवियत संघ टूटा था, रूस बन गया है, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनकी इंटरेक्शन बहुत कम हो गई है। और अब जो है और अब बढ़ाने की जरूरत है। वी हैव टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द 2 बिजनेस कम्युनिटीज की एक दूसरे में उनकी कॉन्फिडेंस हो, और जरूर बढ़ सकती है। डिफेंस में देखिए कितनी कॉन्फिडेंस है, हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, सब चीजें बहुत ठीक तरह से चल रही हैं। और पहले जो है सिविल कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे होते थे, कल्चरल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होते थे। ये सब चीजें जो है दोबारा होनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट इस बार हुई है वो वाकई कई माने में नए सिरे से हम दोनों भारत और रूस इन चीजों को देख रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पे है
इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। बिल्कुल, इसमें एक चीज जो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, आपने शायद नोटिस किया होगा उस साझा बयान की जो बात मैं कर रहा हूँ, ज्वाइंट स्टेटमेंट की, काउंटर टेररिज्म पे कम से कम 5 से 6 पैरा यहाँ पे लिखा गया है और दोनों देशों ने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरह के टेररिज्म को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को भी हम लोग यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका भी खंडन किया गया है और टेरर फाइनेंसिंग को भी हम लोग रोकेंगे। तो इस तरह की बातें क्या मैसेज दे रही हैं? सबसे बड़ा मैसेज ये दे रही है कि द नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। जिस तरीके से पहले लड़ाइयां होती थी कि बड़े बड़े कोर्स और डिवीजन मूव करते थे एक दूसरे के देश के अंदर, वो अब नहीं होने वाला है। सो इस चीज को आप देखें कि टेररिज्म इज द मेन वेपन जो हमारे नेबरहुड में है। खैर चाइना के साथ भी है, लेकिन जो मेन है वो पाकिस्तान के साथ है। रशिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। सो अब हमें जिस तरह की रणनीति बनानी है, व्हाट वी कॉल नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जिसमें ड्रोन्स आएंगे, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आएंगे, जिसमें और एयर डिफेंस की बातें होती हैं। सो बिकॉज द नेचर ऑफ वॉर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड वी हैव टू एलिमिनेट टेररिज्म, जो कि हमने सिंदूर में भी करके दिखाया। तो जो नई किस्म के हथियार आ रहे हैं उन पर ज्यादा गौर किया जाएगा। इसी वजह से मैंने शुरू में आपसे कहा कि S-400, S-500 एक बड़ा जरूरी आइटम है जो कि बड़ा कामयाब साबित हुआ था सिंदूर के अंदर। और जिस तरह से हमारे फोकस काफी जिस तरह से हमारी और जी और जिस तरह से हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो इक्विपमेंट है, तो उस पर जोर होगा। तो ये हमारे संग रशिया के संग बड़ा नया एक चला है और रशिया इसको समझता है। रशिया सपोर्ट्स दिस आइडिया। तो इस डायरेक्शन में और ज्यादा काम होने की शायद उम्मीद है। एक सवाल मैं नरेश कौशिक साहब आपके पास लेके आना चाहूंगा, जो बार बार मेरे मन में उठ रहा है कि जिस चाइना के साथ रशिया ने लिमिटलेस फ्रेंडशिप की बात की थी, वो रशिया हमारे साथ रिश्ते प्रगाढ़ और कर रहा है। ये समीकरण कैसे आप देख रहे हैं? रशिया, चाइना, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान भी है उधर। देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन हमारा अगर शत्रु नहीं तो प्रतिद्वंद्वी हमेशा रहेगा और इसके लिए हमेशा हमें ये सोच के चलना होगा कि चीन के साथ में हम बिल्कुल एक साथ नहीं बैठ सकते हमेशा के लिए। हमें हमेशा ये सोचना होगा कि चीन पीछे से क्या कर सकता है, क्योंकि चीन ने कई बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। इसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लेकिन रूस भी चीन पर काफी निर्भर है और भारत इस मामले में रूस की चीन पर निर्भरता कम करने में कुछ मदद कर सकता है। बहुत सारा जो चीजें आज चीन जो बेच रहा है रूस को, वो भारत बेच सकता है। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि जो लिमिटेशंस हैं, रूस देखिए आज एक कम बड़ी शक्ति है, उसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, 11वें नंबर की इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी तीसरे या चौथे दर्जे की है पूरी दुनिया के हिसाब से। देखिए, हालांकि आपने जो कहा बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही नरेश कौशिक साहब की, रूस की निर्भरता चीन पे बढ़ी है और रूस नहीं चाहे कि हम पूरी तरह से चीन पर निर्भर करें। रूस भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहेगा, अपने निर्भरता को, और भारत एक बेहतर विकल्प के तौर पर यहाँ पर है। एक आखिरी सवाल, शो का समय खत्म हो रहा है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, वो जो मैं देख रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आप लोग शायद इस पर ज़्यादा नज़र डाले होंगे कि शिपिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ा यहाँ पर करार किया गया है, मोबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा करार किया गया है। हमारे यहाँ से लेबर का या फिर एम्प्लॉयमेंट का आना जाना ज़्यादा सुगम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कहां पे आपको ज्यादा एक्शन दिखा रही हैं? नहीं, देखिए, ये सब चीजें इसीलिए आती है कि अगर 100 बिलियन तक लेके जाना है तो नई एरियाज ढूंढनी चाहिए। और सेकंड चीज मैं कहूं आपको कि ये 96% जो एक बायलैटरल करेंसी में डीलिंग है, तो इंडिया इतना इंपोर्ट करती है और उसको रुपए में पे करना चाहिए। तो अनलेस रशिया हमसे कुछ खरीदे तो भी वो उसमें रुपए में सेटल कर सकती है। तो इट्स अ मैटर ऑफ द फैक्ट दैट चॉइस नहीं है, क्योंकि डॉलर तो रशिया के लिए बंद हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये सब नई जगह उभर के आएगी। शिपिंग है, फिशरीज है, ये सब जहां पे हमें ढूंढना होगा एक जगह जहां पर हम रशिया के साथ एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। और रशिया भी खुलेआम इसको वेलकम करेगी, बिकॉज उसको भी डॉलर के सब्स्टिट्यूट में रुपी से पेमेंट करना हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी जरूरी है। नहीं तो वो अपने रुपए रख के क्या करेंगे?
रुपए रख के क्या करेंगे। बिल्कुल, ये इसकी कोशिश कई बार अलग अलग मौके पर हुई है, लेकिन स्थायी कोई सिस्टम अभी तक जनरेट वैसा नहीं हो पाया। लेकिन ये होगा तो बहुत हद तक निर्भरता डॉलर पर भी कम होगी और कारोबार भी ज़्यादा आसान हो पाएगा। आप सही